वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। शुमाली कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर आलमी बिरादरी का रद्द-ए-अमल, तफसीलात कुछ ही देर में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। क्या अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के बगैर भी अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल कर सकते हैं? We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. कश्मीर के मुनकसिम खानदानों को मिलाने वाली बस सर्विस कारवाने अमन। और न्यूयॉर्क से ईद उल अजहा के रंग। शुमाली कोरिया की जानिब से किए जाने वाले ताज़ा तरीन एटमी तजर्बे पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये 2006 के बाद से शुमाली कोरिया का छठा और सबसे ताकतवर एटमी तजर्बा था, जिससे रिक्टर स्केल पर 6.3 का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। चीन के शहर शामिन में जमा ब्रिक्स ममालिक के सरबराहान ने मुश्तरका एलामिया में इस तजर्बे की मजम्मत करते हुए कोरियाई खित्ते में जारी तनाव को मुज़ाकरात के जरिए दूर करने पर जोर दिया है। ताहम शुमाली कोरिया को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाना ही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। शुमाली कोरिया की जानिब से इतवार के रोज किए जाने वाले एटमी तजुर्बे में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बम के इस्तेमाल ने खित्ते भर में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी शुमाली कोरिया की सरकशी से निमटने के इक़दामात पर गौर कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सी पाबंदियों का नफाज किया है और शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के मामले में लगता है कि पाबंदियां गैर मुअस्सर रही हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। शुमाली कोरिया को इसके जौहरी अज़ाइम से बाज रखने के लिए सदर ट्रंप चीन से इस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए कह चुके हैं। ताहम इतवार के रोज उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि चीन को इसमें कम ही कामयाबी हुई है और ये कि शुमाली कोरिया बीजिंग के लिए सुबकी का बायस बनता जा रहा है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि उनके ज़ेरे गौर एक ऑप्शन शुमाली कोरिया से बिजनेस करने वाले तमाम ममालिक से तजारत बंद कर देना है। इनमें यकीनन शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर और करीब तरीन हलीफ चीन शामिल होगा। बीजिंग के एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक शुमाली कोरिया के तजुर्बे से चीन और अमेरिका के माबैन खलीज पैदा हो रही है और ये कि अमेरिका ताल्लुकात के बिगाड़ में इजाफे का बायस बना है। डॉन किम का कहना है कि चीनी अवाम और हुकूमत समझते हैं कि जनूबी कोरिया में अमेरिका की तरफ से थाट की तनसीब से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। चूँकि इस अमल में जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ था, इससे कुदरती तौर पर चीन और जनूबी कोरिया के दरमियान फासला बढ़ा, फिर इससे चीन और अमेरिका के दरमियान फासला भी बढ़ा। तो शुमाली कोरिया के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इनके मुताबिक अपने आप को दुश्मनों में घिरा महसूस करने के बाद शुमाली कोरिया जौहरी हथियार बनाने पर तुला है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया को प्योंगयांग के साथ मुज़ाकरात और इसके सलामती से मुतालिक खदशात में कमी लाने की कोशिशों में तेजी लाने की ज़रूरत है। ताहम सदर ट्रंप अपनी एक ट्वीट में कह चुके हैं कि शुमाली कोरिया के साथ सुलह जोई की बात का फ़ायदा नहीं और ये कि वो अपने फौजी रहनुमाओं से इस बारे में मुशावरत करेंगे। अक्सर मगरबी रहनुमाओं का कहना है कि जज़ीरा नुमा कोरिया के लिए मिलिट्री ऑप्शन मसले का हल नहीं। शुमाली कोरिया और सोल के बीच फासला इतना कम है कि अगर वो रिवायती हथियारों का इस्तेमाल भी करें तो भी जनूबी कोरिया की आबादी के बड़े हिस्से का लम्हों में सफाया हो जाएगा। लिहाजा ये धमकी देना और इस पर अमल करना आसान नहीं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा प्योंगयांग के खिलाफ ज्यादा सख्त मुआशी पाबंदियों का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अमरीका शुमाली कोरिया को तबाह करने का इरादा नहीं रखता, ताहम उसके पास ये ऑप्शन ज़रूर है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया ने आज मिसाइल दागने की मशक की, जिसमें शुमाली कोरिया की एक एटमी तजर्बागाह को मसनूई तौर पर हदफ बनाया गया। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए $25.5 करोड़ की फ़ौजी इमदाद को अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई से मशरूत करने का हालिया फैसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में आने वाली तब्दीली की एक और अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे साथ हैं नदीम याकूब कैपिटल हिल से। नदीम, वाशिंगटन में तज्ज़ियाकार इस फैसले से कैसे नताइज की तवक्को कर रहे हैं? साकिब, अगर हम पिछले 7 बरस के जो एदाद शुमार है उन पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें पता चलता है कि सन 2011 और 15 के दरमियान जो पाकिस्तान को ज़्यादा एड मिली वो कोएलिशन सपोर्ट फ़ंड से थी। माली और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक जो एड थी वो इस अशरे के पहले जो 2-3 साल हैं उसमें काफ़ी नुमायाँ थी, लेकिन अब वो घट कर निसफ से भी कम रह गई है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये जो एड में कटौती का मामला है इससे पाकिस्तान पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये जो एड का मामला है इससे किस तरह मुतासिर हो रहा है, इस बारे में आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
The President of the United States. हाल ही में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के लिए नई हिकमत अमली के ऐलान के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. पिछले चंद बरसों में अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए कि वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हकानी नेटवर्क और दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे, माली इमदाद में बतदरीज कमी करता आया है। सन 2002 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की है। ताहम हालिया चंद बरसों में इसमें काफी कमी आई है। खास तौर पर कोएलिशन सपोर्ट फंड की मद में दी जाने वाली इमदाद तो बिल्कुल खत्म हो गई है। सियासी तज्जियाकार जुबैर इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी एड की अहमियत पहले से बहुत कम हो गई है। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक इस वक्त जो यूएस इकोनॉमिक एड है वो $2 पर कैपिटा पर ईयर के करीब है, जिसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुरुस्त है कि अगर अमेरिका की तरफ से एड आती है तो फिर दूसरे ममालिक और दूसरे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिवली देखते हैं। जैसे जैसे नई पॉलिसी के खदोखाल वाज़े हो रहे हैं, लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इक़दामात कर रहा है। अस्करी और माली इमदाद अमरीकी हिकमत अमली का अहम हिस्सा रही है। ओबामा दौर में F-16 तैयारों की फ़रोख्त का मामला इसकी एक मिसाल है। अब की बार क्या वो अपने मकसद में कामयाब होगा? ये अमेरिकन पॉलिसी जो है ये पुराने अजम्पशंस पे बेस की हुई पॉलिसी है कि जिसमें ये महसूस किया जाता था कि अमेरिका पाकिस्तान की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को और सोचने के तरीक़े को बदल सकता है अपनी एड को एक वेपन बनाते हुए, एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया ने गुज़श्ता साल के बजट में पाकिस्तान के लिए मुख्तस 25 करोड़ 50 लाख डॉलर की फ़ौजी इमदाद को अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ इक़दामात से मशरूत कर दिया है। डॉक्टर जुबैर समझते हैं कि अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाहता है कि वो अस्करियत पसंद ग्रोहों के बारे में अपनी समत में तब्दीली लाए। मिलिट्री खुद ही पिछले कई सालों से अपने सोर्सेज ऑफ एड और सोर्सेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा था, और अगर वो डाइवर्सिफिकेशन चलती रहती है तो फिर उतना मिलिट्री के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ता तो फिर मिलिट्री आपको ख़ास तौर पे पॉलिसी अकोमोडेशन के लिए तैयार नहीं होगी। बेशतर माहिरीन इत्तफाक करते हैं कि कई अशरों से मिलने वाली बैरूनी इमदाद से पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों पर कोई खातर खा असर नहीं पड़ा। डॉक्टर जुबैर और वाशिंगटन में कुछ दूसरे तज्जियाकार इस इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका की तरफ से डिसीजन लिया गया है एड में कटौती का, उससे पाकिस्तान दूसरे ममालिक की जानिब रजू करेगा एड के लिए, जिनमें सर फहरिस्त चीन और रूस हैं। इसके अलावा जो नई हिकमत अमली है अमेरिका की जानिब से जिसका ऐलान किया गया है, उसकी रोशनी में इस्लामाबाद में कल से एक डिप्लोमेट्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बाकी अमूर के अलावा तवक्को की जा रही है कि जो एड का मामला है वो भी ज़ेर बहस आएगा और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पर नज़रसानी की जाएगी। जी साकिब। नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद के बगैर अपने स्ट्रेटेजिक मकासद किस हद तक हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे वेटरन सफारतकार एम्बेसडर रॉबिन रेफेल से, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सफारतकारी का तवील तजर्बा रखती हैं और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में भी इस वक्त अहम किरदार अदा कर रही हैं। एम्बेसडर रेफेल, वेलकम टू व्यू 360। As a diplomat who's still busy in track 2 diplomacy with Pakistan, what is your assessment of President Trump's Afghan policy and how he has brought Pakistan into the fold? Well, thank you very much for inviting me here today. It's a pleasure to be with you. I think the very good news about President Trump's recent speech is that we now have a clear Afghan policy after many months of uncertainty and contentious debate here. And the further good news is that the other options on the table, which were a total withdrawal or turning our efforts over to a mercenary force, are no longer on the table. So that's very important. What's different about this policy is that we are no longer having timelines
in an effort to persuade the Taliban that we're here to stay. The previous policy had been to have a timeline in order to convince the government of Afghanistan that they needed to accelerate their reforms and curb corruption. To convince them we wouldn't be there forever. So it's kind of the flip side. Right. But what about how he has addressed Pakistan in his policy? Well, I think it's not surprising nor new that he expressed concern about Pakistan's support for the Afghan Taliban. What was new and I think very concerning to Pakistan was his explicit call for more engagement by India. Right. So I'll briefly let our viewers know what we have covered so far, and then I want to come back to an important aspect of this. Ambassador रेफेल का कहना है कि सदर ट्रंप की जो नई अफगान पॉलिसी है उसकी अच्छी बात है कि एक तो उसमें क्लैरिटी है, फिर ऐसी ऑप्शंस के ये जंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले कर दी जाए या फॉरेन ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया जाए, वो ऑप्शंस भी अब टेबल पे नहीं हैं। तो इससे अमेरिका की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक मरतबा फिर अयादा किया गया है, और इसके अलावा इससे अफ़गान जो अवाम हैं उनको भी इस बात का एक मरतबा फिर यकीन हुआ है कि चूँकि डेडलाइंस नहीं हैं इस नई स्ट्रैटेजी में, लिहाजा अमेरिका की वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का जो वादा है वो फिर पूरा होता नज़र आ रहा है। बट व्हाट अबाउट द ब्लंटनेस इन हिज स्पीच टुवर्ड्स पाकिस्तान एज अ डिप्लोमैट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? Well, I'm not surprised at Pakistan's reaction. They were very unhappy, and of course the parliament came together, all parties issued a very strong statement. Pakistan's reached out to its other friends, China, Russia, and so on. And I think that it really has opened the door for a more intense dialogue between Pakistan and the U.S. And I think, if I understand correctly, the Trump administration has already reached out to Pakistan quietly to say that we really do want to remain engaged. सो पाकिस्तान का जो रद्द अमल है सदर ट्रंप की पॉलिसी के बाद जो सामने आया वो एम्बेसडर रेफेल की नज़र में सरप्राइजिंग नहीं है, उसमें हैरत की कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया खामोशी से पाकिस्तान के साथ इस मौजू पे बात करने की कोशिश भी कर रही है। नाउ यू हैव सेड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू क्वाइटली रीच आउट टू पाकिस्तान, ऑन द अदर हैंड वी हैव सीन दैट देयर कंडीशंस नाउ बीइंग अटैच्ड टू एड टू पाकिस्तान. When Pakistan now has a lot of investment coming through China, and as you also mentioned, it is reaching out to its allies, how much arm twisting is possible by the U.S. to get Pakistan to change its policies the way Washington sees helpful in achieving strategic goals? I myself don't believe in the arm twisting approach. I think what's really important now is that Pakistan needs to reassess very seriously its approach to the Afghan Taliban. But that we, on the other hand, need to seriously consider what we can do to help Pakistan address its legitimate security concerns in the region. सो एम्बेसडर रेफेल कहती हैं कि आर्म ट्विस्टिंग यानी पाकिस्तान पर दबाव डालने की पॉलिसी से वो मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को ख़ासतौर पर अफ़गान तालिबान की जानिब उस पॉलिसी को रीअसेस करे, उस पर नज़रसानी करे, और दूसरी जानिब अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है कि वो ये देखे कि वो पाकिस्तान के जो जायज़ ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ित्ते में सिक्योरिटी को लेकर, उनको समझे और उन पर पाकिस्तान की मदद भी करे. ऑन द फ्लिप साइड पाकिस्तान इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग ब्लॉकिंग NATO सप्लाई रूट्स for Afghanistan, and even though US has alternative routes, if Pakistan blocks them, it will make the war expensive, more expensive for the United States. Beyond that, beyond costing US more, could something like that also bring United States back to the diplomatic front even more strongly? Of course, we've been through this before. The supply lines have been blocked before, and frankly, it didn't do any good to Pakistan, and it didn't do any good for the United States. So I really hope that we can engage in a dialogue that will prevent that kind of action on the part of Pakistan, because it's just not constructive. So supply lines को बंद करना भी constructive नहीं है, बहुत मुस्बत इससे कोई पेशरफ्त नहीं होगी. कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं. So as a diplomat, what do you think should happen next? What are some concrete steps that both sides should take that gives both of them this feeling that each side understands strategic concerns and goals and can work together? Because so far in 16 years, we've seen too many ups and downs at this point. Yes, we have seen a lot of ups and downs, but I'm optimistic, and I always believe that there's an opportunity for another up. I think in a way it's good that Pakistan has paused its high-level
engagement with the United States, because it gives Pakistan and the United States a chance to seriously consider where we want to go next. And I have every confidence that once we've both carefully reviewed where we want to get next, that both sides will be open to high-level dialogue, both on the political side and the military side, and that we can move forward. सो एम्बेसडर रेफेल का कहना है कि एक तरह से पाकिस्तान ने ये अच्छा किया कि फ़िलहाल हाई लेवल टॉक्स अमेरिका के साथ उनको कुछ देर के लिए मुअत्तल किया है, उनको मौखर किया है। उससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान आराम से अपनी स्ट्रैटेजी पे एक दफ़ा फिर गौर कर सकता है। दोनों साइड पे जो क़यादत है, डिप्लोमेट्स हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स, वो एक दफ़ा फिर अपनी स्ट्रैटेजी को और अपने गोल्स को रीअसेस कर सकते हैं और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और एक दूसरे के साथ देखेंगे क्या अचीव हो सकता है और क्या नहीं। एम्बेसडर रेफेल, really appreciate your time and your insight. Thank you very much. And now we'll go back to Saqib. थैंक यू सारा। कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ मुनक़सिम ख़ानदानों को मिलाने वाली बस सर्विस के बारे में एक रिपोर्ट हम पेश करेंगे कुछ ही मिनटों में, जबकि ताज़ा तरीन खबरों और मुनफरद फीचर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं, जहां आप सहराए थर की सकाफत पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म कलर्स ऑफ सैंस की तफसीलात पढ़ सकते हैं। और न्यूयॉर्क सिटी में इस मरतबा मुसलमानों ने कितने जोश व खरोश से ईद उल अज़हा मनाई, ये भी आप देख सकेंगे आज के शो में। लेकिन इससे पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। ईरान के कपील्स कोर्ट ने ईरान और लबनान से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद समेत 4 अमरीकी शहरियों की जासूसी के इल्जाम में दी जाने वाली 10-10 साल की सजा को बरकरार रखने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के वजीर खारजा म्यांमार की सरबराह से रोहिंग्या कम्युनिटी पर होने वाले मुजालिम पर बात के लिए म्यांमार पहुंचे हैं, जबकि मलाला यूसुफजई ने रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए आंग सान सूची से इनकी मजम्मत का मुतालबा किया है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के रिहायशी इलाके में दूसरी जंग अजीम के दरियाफ्त होने वाले बम को नकारा बना दिया गया है। ब्लॉकबस्टर नामी इस बड़े बम के दरियाफ्त होने के बाद इलाके को 65,000 शहरियों से खाली करवा लिया गया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने 650 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। आग को लॉस एंजलिस की तारीख की सबसे बड़ी आग करार दिया जा रहा है। हुकाम ने 200 से ज्यादा इमारतों के आग की लपेट में आने का अंदेशा जाहिर किया है। अप्रैल 2005 से वादी कश्मीर में क्रॉस LOC बस सर्विस जारी है, जिसे कारवान अमन का नाम दिया गया है। ये बस सरहद के दोनों जानब रहने वाले कश्मीरियों, खासतौर पर मुनक़सिम ख़ानदानों के लिए एक दूसरे से मिलने का अहम जरिया है, लेकिन इसके सफ़र में हाय लाल फीते से लोग परेशान भी हैं। आइए देखते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की ये रिपोर्ट। कुदरत की बेशबहा खूबसूरतियों का मरकज़ और जन्नत नज़ीर कहलाने वाला ख़त्ते कश्मीर 1947 में सियासी वजूह की बिना पर तकसीम हुआ था और उसके साथ ही यहाँ बसने वाले हज़ारों ख़ानदानों के लाखों अफराद एक दूसरे से जुदा हो गए। 7 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी वो तकसीम और जुदाई के कर्ब से गुज़र रहे हैं, लेकिन आज भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए ख्वाहिशमंद ही नहीं बल्कि बेताब हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे हूँ। बचपन से एक ख्वाब था अपने रिश्तेदारों से मिलने का। मेरे दादा हमें कहते थे कि कश्मीर आप लोगों का आबाई गांव है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो बस आज मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कश्मीर पहुँच गई हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज इतनी खुशी हमारे घर में। ये मेरी वालदा है, मिसेज है, इनके ये भाई आ रहे हैं, मेरे बच्चों के मामू आ रहे हैं। इतने खुश हैं हम, कोई कहने की बात नहीं है। अब गवर्नमेंट साहब इतना ही मसले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मुस्लिम कश्मीरियों के लिए कोई हल निकालें। बाकी झगड़ों से तो कोई मकसद निकलने वाला तो है ही नहीं है। ये आर पार की लड़ाई है, ये इनको अपनी लड़ाई है, मगर कश्मीरियों को कोई ना कुछ कोई हक देना चाहिए थे ये लोग। अप्रैल 2005 में भारत और पाकिस्तान ने हदबंदी लाइन के आर पार एक बस सर्विस शुरू की, जिसे कारवान अमन नाम दिया गया। दोनों मुल्कों ने इसे एतमाद साजी के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम करार दे दिया था। हफ्तावार बस सर्विस आज भी श्रीनगर और मुजफ्फराबाद और पुंछ और रावलाकोट के दरमियान चलती है, लेकिन हदबंदी लाइन पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान आए दिन होने वाली झड़पों के बायस इसे बार बार मुअत्तल करना पड़ा है। बस दोस्ती होनी चाहिए, बस दोस्ती होनी चाहिए। ये हमारी तरफ आए, हम इनकी तरफ आए, हमारी मुलाकातें होती रहें, बस यही हमारे लिए। लेकिन कश्मीरी बिलखुसूस मुनक़सिम ख़ानदान चाहते हैं कि बस सर्विस को न सिर्फ जारी रखा जाए बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ साथ सफ़र को आसान बनाने के लिए
اس سے جڑے لال فیتے کو ختم کیا جائے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔ اچھا جی ثاقب، یہ بتائیں عید کیسی رہی آپ کی؟ بہت اچھی رہی، کیونکہ فرائیڈے کو عید تھی، پہلے دن کام اور باقی 2 دن آرام۔ اچھا ہو گیا، ویکینڈ کے قریب عید آئی تو امریکہ میں ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو گیا عید منانا۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ نیو یارک سٹی کے لٹل پاکستان میں اس مرتبہ مسلمانوں نے کتنے جوش و خروش سے عید منائی۔ یہ نظارہ لاہور کا نہیں، نہ ہی کراچی کا ہے، یہ نیو یارک کے علاقے بروکلن میں کئی مکی مسجد ہے، اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں نماز ادا کرنے آئے امریکی مسلمان اسی گرم جوشی سے عید منا رہے ہیں جیسے کہ پاکستان یا کسی دوسرے مسلمان ملک میں۔ لوگ آتے ہیں عید الفطر میں، تو اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی لوگ آتے ہیں بڑھ چڑھ کے، ایسا ہی تھا جوش و خروش، اور پہلے سے بھی زیادہ لوگ آئے تھے۔ اس دفعہ 33 نمازیں ہوئی ہیں اور تینوں ہی فل ہوئی ہیں۔ مکی مسجد جس علاقے میں ہے وہ علاقہ پورے امریکہ میں لٹل پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پاکستانی امریکیوں کی سب سے بڑی تعداد آباد ہے۔ 1984 سے یہاں پورے اہتمام اور مذہبی جوش و خروش سے عید منائی جاتی ہے، اور ہر سال عید منانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت لوگ، نئے بچے سارے مذہبی ہیں، ادھر نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اور اس مسجد کے 3 سٹوری ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اگر اتنا عرصہ گزرا ہے تو ساتھ ساتھ لوگوں نے ترقی بھی کی ہے اور ساتھ اپنے مذہب کو کبھی بھی نہیں بھولے۔ فیلز گڈ، یو نو، اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ بروکلن میں اب عید ہے، سو یو نو آلریڈی مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ نیو یارک میں عید سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ ڈفرینٹ نیبرہڈ سے پرانے دوست وغیرہ سارے آ کے مل کے ایک کانگریگیٹ کرتے ہیں، مل کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو چانس ملتا ہے کہ آپ سارے پرانے دوستوں کو، فیملی ممبرس کو جو ہے نا وہ دیکھ پاتے ہیں۔ ایک کوشش ہے کہ ہم عید کو اپنے حوالے سے، اپنے کلچر کے حوالے سے، اپنی ویلیوز کے حوالے سے، اور اب ان کا جو ماحول ہوتا ہے جو اس سے پہلے جو عیدیں گزری ہیں اسی میں ہی منایا جائے۔ یہی نہیں، اس عید کی خوشی میں دوسرے ملکوں اور قوموں کے نیو یارکرز بھی شامل ہو رہے ہیں۔ To be here and observe the beauty of this holiday has been a really terrific experience, and now I'll take it home and I'll tell my kids about the day. اس عید کے موقع پر پاکستانی امریکی خوشیاں منانے کے ساتھ ہی ہیوسٹن ٹیکسس میں آنے والے حالیہ طوفان سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ یہاں کی پاکستانی امریکی تنظیمیں ان کے لیے امدادی رقم اور سامان بھیج رہی ہے۔ انشمان آپٹے، اردو VOA، نیو یارک۔ نیو یارک میں عید کی خوشیاں ہم نے دیکھی، اور برطانیہ کے شاہی محل سے بھی عید کی خوشخبری آئی ہے کہ کینزنگٹن پیلس نے اعلان کیا ہے کہ پرنس ولیم اور ان کی اہلیہ کیتھرین مڈلٹن تیسرے بچے کی پیدائش کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر تب سامنے آئی جب ڈچس آف کیمبرج کی طبیعت آج صبح اچانک خراب ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں پہلے سے طے شدہ سرگرمیاں کینسل کرنا پڑیں۔ محل سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ اس خبر سے بہت خوش ہیں۔ بالکل سارا خوش تو ہوں گی، کیونکہ اب شاہی محل میں پرنس جارج اور پرنسس شارلٹ جو کہ ڈچس آف کیمبرج کے بچے ہیں، ان کو کھیلنے کے لیے ایک اور بہن اور بھائی مل جائے گا۔ بالکل، اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور کمپٹیشن بھی رائل پیلس میں بڑھ جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ اپنی فیڈ بیک کے لیے آپ آئیے ہمارے فیس بک پیج اردو VOA، facebook.com/urduvoa پر، اور ہمیں بتائیے کہ آپ شو میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
this is actually a structure which has now 2 sets of muscle rings and 1 backbone. These structures are tiny biological robots, or biobots, and they move a bit like inchworms. What you see here is a real-time video of one of these biobots that are about 8 to 10 millimeters long. With support from the National Science Foundation, bioengineer Rashid Bashir and his team at the University of Illinois are building these biobots inspired by the many different ways creatures in the natural world have adapted to move around. Almost everything that we are trying to do in engineering is actually really in some ways trying to replicate the beauty and the intricacy and the complexity of what we find in nature. This actually mimics this muscle, tendon, bone complex. So this is kind of what gave us its inspiration. They start by using a laser to 3D print skeletons or scaffolds made of polymers similar to those used in soft contact lenses. So wherever the laser is shining, the material is polymerizing and making that slightly harder scaffold. The type of 3D printing that we use is called stereolithography, and so we use light to do this building. These are our biobot skeletons. They're basically a flexible beam connected by 2 stiffer pillars. When we engineer muscle tissue, it's going to form around those pillars. Next, they add muscle tissue engineered with mouse cells. This is a fluorescent image showing the cells within our muscle strip. So what you see here is one long muscle fiber, very similar to what you'd find in the human skeleton. And this is what we use in our muscle rings to power the biobot. Earlier versions used cardiac cells, but the team found skeletal muscle cells gave them more control. They can make them contract either with an electric pulse or with light. As we increase the frequency with which we stimulate the biobots, we can actually get them to move faster. In the future, they hope to make biobots with neurons as well that will automatically react when they encounter certain substances like cancer cells or toxic chemicals. So the idea would be that the set of neurons is what is sensing a chemical and doing some processing and then instructing the mechanical device to move or not move. Bashir sees many potential applications like drug screening, toxic cleanup, even tiny clot-busting bots to treat people with cardiovascular disease. So if we can think about implantable devices that are all biological, that can be sensing and then releasing drugs, then it's kind of up to our imagination how these things could be used. So medicine, in the environment. Building biomachines to inch our way toward healthier lives and a cleaner environment. That's showing some muscle. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.